Good morning, students. Welcome to DSCJ Tally classes. Myself Neeraj Sharma, teacher from District Doda. In today's session, we will start chapter 1 of 9th class Social Studies, and our today's chapter is democracy. What is democracy and why democracy? Right? So our today's main objectives are we will be able to know about the meaning of democracy, features of democracy. We will be able to differentiate democratic and non-democratic forms of governments, and we will be able to draw out broader idea of democracy at the end of this session, right? सो डेमोक्रेसी को हम कैसे समझें कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। तो आपने 7th और 8th में भी आपने पढ़ा होगा। आपने अपने गांव, अपने कस्बों, शहरों में इलेक्शंस को होते हुए देखा होगा, और आपने जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में जीत के आते हैं उनको सेलिब्रेट करते भी देखा होगा, और कुछ कैंडिडेट्स उसमें जो हारते हैं उनके साथ भी आप मिले हुए होंगे। सो डेमोक्रेसी जो है ये भी एक इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, और इस टर्म के अंदर ही इलेक्शंस आते हैं, लोग आते हैं, वोटर्स आते हैं, राइट। ये सभी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं। तो डेमोक्रेसी जो आपको अभी तक पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इलेक्शंस के थ्रू जहाँ पे कैंडिडेट्स को बनाया, इलेक्ट किया जाता है, रूलर्स बनाया जाता है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी की एक बेसिक और फंडामेंटल जो डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने रखूँगा। वो है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। सो डेमोक्रेसी से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको बेसिक से चलना है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे बाकी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। डिक्टेटरशिप है, एनार्की है, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें जो रूलर्स हैं, जो रूल करने वाले लोग हैं, उनको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिक इसकी एक इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन का अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे सामने यहाँ पे 3 चीज़ें सामने आती हैं। एक है रूलर्स। रूलर्स जो हैं ये कौन लोग होंगे? एक तो ये बात हमको पता होनी चाहिए डेमोक्रेसी को समझने से पहले, राइट। दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि वो कैसे इलेक्ट होंगे, वो इलेक्शंस कैसे होंगे, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। ये दूसरी क्वेरी हमारी, आपकी, सबकी रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ पीपल। पीपल ये कौन लोग होंगे? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट रूलर्स आर गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। तो वो कौन लोग होंगे जो रूलर्स को इलेक्ट करेंगे या खुद रूलर बनने के लिए वो कॉन्टेस्ट करेंगे। सो ये कुछ क्वेरीज़ हैं हमारी, बट बेसिक हमारा जो हमारे पास अभी तक की इन्फॉर्मेशन है डेमोक्रेसी की वो ये है कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इस इंफॉर्मेशन को हम एडअप करते जाएंगे, हम अपने नॉलेज को बिल्डअप करते जाएंगे, कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस करके। कुछ हमारे पास केस स्टडीज़ हैं, उनको डिस्कस करके हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी डेमोक्रेसी की जो हमारी इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन है उसमें हम चीज़ों को एडअप करते जाएं, और हम डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर व्यू जो है वो हम देख सकें और हम कॉन्सेप्चुलाइज कर पाएँ। सो let us analyze this democracy with an example of Pakistan, a case study of Pakistan. In 1999 what happened in Pakistan? वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज़ शरीफ थे, राइट। वो पाकिस्तान के लोगों के वोट से जो है वो
बने थे, राइट। तो फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी नवाज़ शरीफ की। बट एक मिलिट्री कोर बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वहाँ पे उस वक़्त जो आर्मी के जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने एक मिलिट्री कोप वहाँ पे किया। मींस उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर लिया और ख़ुद सिस्टम को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान। फिर उन्होंने अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। अब ये केस आपके साथ क्यों डिस्कस किया जा रहा है या मैं क्यों नरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ ये केस जो है ये बहुत सूट करेगा डेमोक्रेसी को समझने के लिए। तो आप भी इसको पढ़ेंगे और इसको विश्लेषण आप खुद भी करेंगे। एंड देन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान एंड आफ्टर फ्यू टाइम ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और जब उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, देन व्हाट ही डिड, ही हेल्ड ए रेफरेंडम टू ग्रांट हिम अ 5-year एक्सटेंशन इन पाकिस्तान एज प्रेसिडेंट इन 2002। तो 2002 में उन्होंने वहाँ पे एक रेफरेंडम लाया। रेफरेंडम मींस उन्होंने वहाँ पे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो रखा लोगों के सामने और लोगों को वोट करके उनको थम्स अप करना था या थम्स डाउन करना था। मींस या तो उनको सपोर्ट करना था या नहीं करना था। तो वो रेफरेंडम क्या था, वो ये था कि क्या मुझे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 5 साल और एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड देन ही गॉट 97% वोट्स इन हिज फेवर इन पाकिस्तान। तो उन्होंने अपने एक्सटेंशन जो है वो ले ली। बट वहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कुछ और सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया वगैरह ने ये पता लगाया कि व्हाट ही डिड, ही मिसयूज द पावर ऑफ आर्मी टू गेट दीज वोट्स। तो उन्होंने वहाँ पे आर्मी को यूज़ करके वो लोगों से को प्रेशराइज करके जो है वो वोट लिए थे। देन ही अच्छा बने ही ये गलत तरीके से। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है या पॉइंट करने वाली बात क्या है कि अब ये गलत तरीके से प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के, जिसमें लोगों की कोई सहमति नहीं थी, लोगों का मैंडेट नहीं था, लोगों की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको साइडलाइन कर दिया गया था। ये पहला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला। देन ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एंड एमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर उन्होंने वहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला और उसके तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर ली, जिसमें उन्होंने क्या मेजर अमेंडमेंट क्या की, ही एनेबल्ड प्रेसिडेंट टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये संशोधन किया कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ की इलेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस करने में समर्थ है, कैपेबल है, राइट। तो उस चीज़ से न सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ खुद स्ट्रांग हुए, बल्कि उन्होंने आने वाले प्रेसिडेंट्स के लिए भी, आने वाली गवर्नमेंट्स को भी वहाँ के प्रेसिडेंट्स के कंट्रोल में रहने के लिए मजबूर कर दिया इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से, इस अमेंडमेंट से। पॉइंट यहाँ पे ये नोट करने वाला है कि पाकिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको डिसमिस करने की पावर एक नॉन इलेक्टेड आदमी के पास रहती है जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ही आल्सो एनेबल्ड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय आर्मी ऑफिसर्स टू सुपरवाइज द सिविलियन कैबिनेट। तो सिविलियन कैबिनेट कौन है? सिविलियन कैबिनेट वो है जहाँ पे लोगों के इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं वो किसी की इलेक्शन, किसी की चॉइस नहीं होते हैं, राइट। बट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जो है उसको सुपरवाइजिंग अथॉरिटी बना दिया सिविलियन कैबिनेट के ऊपर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक और संशोधन करके।
तो यहाँ पे आपने इस सिचुएशन में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमने डेफिनेशन डेमोक्रेसी की पढ़ी कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वो डेफिनेशन हमको इनसफिशेंट यहाँ पे प्रूव हुई, बिकॉज़ पाकिस्तान में भी लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए रूलर्स थे, बट दे वर नॉट मेकिंग एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, राइट। और जो लोग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे थे दे वर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो आर्मी के लोग थे जो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे थे, राइट। तो इससे हम इस केस स्टडी से हम क्या कंक्लूड करते हैं? सो लेट अस जनरलाइज दिस नाउ and draw out first feature of democracy. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by people. तो डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के पास होनी चाहिए जो डायरेक्टली इलेक्ट किए गए हों लोगों से, न कि किसी और अथॉरिटी के पास. So you will adapt this point to the first one, that rulers are elected by the people and these rulers must have the authority and power to take the important decisions also. तो अब हम दूसरे स्टेप पे पहुँचे कि डेमोक्रेसी क्या है. अब आपको रूलर्स तो समझ आ गए. रूलर्स कौन हो गया? रूलर्स वो लोग होते हैं जो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और वो आम लोगों में से ही होते हैं, एमंग द पीपल और एमंग द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. और जो उनको वोट करने वाले लोग होते हैं दे आल्सो बिलोंग टू द सेम टेरिटरी, सेम कंट्री और स्टेट, राइट. अब सेटअप रहता है कि इलेक्शन के द्वारा जो लोग चुन के आएंगे दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और कोई आर्मी का ऑफिसर अगर कंट्रोल करने लग जाए तो उसको हम, वो रूलर तो है बट ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड रूलर. दिस इज़ द डिफरेंस. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर केस स्टडी ऑफ चाइना एंड मैक्सिको. यहाँ से भी हमें डेमोक्रेसी का एक और फीचर समझने में हेल्प होगी. हमने अभी पढ़ा कि डेमोक्रेसी में अब दो चीज़ें हमने समझी. एक हमने समझी कि इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, दूसरा हमने समझी कि दिस इज़ नॉट सफिशेंट कि सिर्फ इलेक्टेड रूलर्स हों. एक और चीज़ होनी चाहिए, दीज रूलर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी एंड पावर टू टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, और वो पावर सिर्फ उनके पास ही हों. दीज पावर्स मस्ट लाई विद द इलेक्टेड रूलर्स. अब मैक्सिको एक कंट्री है. मैक्सिको में क्या है कि मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुई है 1930 में. 1930 से 2000 तक वहाँ पे एक ही पार्टी जीत के आई, कंटिन्यूसली PRI, राइट. और मैक्सिको में हर 5-6 साल के बाद वहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, पीरियोडिकल इलेक्शंस, और फुली डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्शंस भी होते हैं. अपोजिशन पार्टीज डिड आल्सो कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर गॉट एनी चांस टू विन और मेक मार्क, राइट. सो कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि अगर डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं, तो 70 साल एक ही पार्टी कैसे पावर में रह सकती है. तो फिर वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि वो रूलिंग पार्टी जो थी, वहाँ की रूलिंग पार्टी सिस्टम को ओवर पावर करके, प्रेशराइज करके लोगों को, मशीनरी को मिसयूज़ करके वोट लेते थे, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को, स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को प्रेशराइज करके वोट लेते थे, इसलिए वो कंटिन्यूसली पावर में बने रहते थे. एक सिचुएशन हमने ये समझी. एक और सिचुएशन हम साथ में समझेंगे चाइना की. चाइना आल्सो होल्ड्स इलेक्शंस रेगुलरली फॉर कंट्रीज़ पार्लियामेंट. ठीक है, हर 5 साल के बाद चाइना में भी इलेक्शन होता है, वहाँ के पार्लियामेंट जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राइट. और उसकी कैपेसिटी है 3000 मेंबर्स की. वो 3000 मेंबर्स बाद में प्रेसिडेंट वहाँ का बनाते हैं, जो वहाँ की अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी हैं. बट वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे ऑलवेज़ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही गवर्नमेंट में रहते हैं.
तो फिर वहाँ पे हर 5 साल के बाद इलेक्शन करने का क्या फ़न है, जब पार्टी वहाँ पे एक है और वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, बाकी 8 छोटे छोटे उनकी एलाइड पार्टीज़ हैं, बट वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियालॉजी पे ही काम करते हैं और उनके अप्रूवल से ही कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो वो अपनी ही पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को आपस में कंपटीशन करवाते हैं और उनमें से बेस्ट वाले को वो लेके आते हैं, बट एक ही पार्टी इंडिया। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, क्या जनरलाइज करेंगे हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक तो वोटर, एक तो इलेक्शन जो हो, मैक्सिको की एग्जांपल से ये हमने समझा कि सिर्फ इलेक्शन होना ही जो है वो सफिशेंट नहीं है, इट मस्ट बी फ्री एंड फेयर वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लूज़। जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसको भी हारने के उतने ही चांस हों जितनी अपोजिशन में बैठी पार्टी को हारने के चांसेस हैं, एक चीज़। और दूसरा ये कि वोटर्स के पास एम्पल चॉइस होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ए हेल्दी कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी, राइट। वहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ हों, अलग अलग कैंडिडेट्स हों, तब जाके हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो बहुत हेल्दी है। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर केस ऑफ फिजी एंड सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में क्या है कि वहाँ पे 2015 तक वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। हालांकि वो ऐसे भी वहाँ पे एनर्की है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो फिजी में क्या है कि वहाँ का जो नेटिव फिजियन है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है और जो भारतीय सिटीज़नशिप वहाँ ले चुके हैं उनके वोट की वैल्यू कम है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शन भी पीरियोडिकल हो रहे हैं, फेयर भी हो रहे होंगे, फेयर नहीं फ्री इलेक्शंस हो रहे होंगे, कोई प्रेशराइज किसी को नहीं किया जा रहा होगा, बट वहाँ पे अगर वोट की वैल्यू ही डिफ़र करती है तो वो भी हम डेमोक्रेसी का जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, राइट। तो यहाँ से हम एक और चीज़ जनरलाइज करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि हर सिटीज़न इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एथनिसिटी, कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है। अदरवाइज मोर देन 100 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम टू बी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, बट आपने देखा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में कहाँ पे लूप होल था। आपने देखा चाइना का सिस्टम, वो तो कम्युनिस्ट स्टेट है। आपने देखा सऊदी अरेबिया में वहाँ पे वुमेन्स को राइट टू वोट ही नहीं है। फिर आपने फिजी का देखा। तो अभी हम एक और केस पढ़ेंगे। अभी तक हमने 4 फीचर्स डेमोक्रेसी के समझ लिए। नाउ लेट अस डिस्कस द केस स्टडी ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1980, राइट, एंड सिंस देन कंट्री इज़ रूल्ड बाय ZANUPF। ये वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। और पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल में ये प्रोमिनेंट पार्टी रही है, उस स्ट्रगल को इनिशिएट करने में और उसको एकम्प्लिश करने में, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं मुगाबे, वो भी बहुत पॉपुलर हैं। अभी तो वो नहीं रहे। प्रेसिडेंट मुगाबे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। प्रेसिडेंट मुगाबे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। बट हुआ क्या, जैसे वो भी स्ट्रगल करके आए, कंट्री को इंडिपेंडेंट कराया, फिर उनको भी पावर में रहने का मज़ा आने लगा, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किए और प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज़ किया। पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल।
तो वहाँ पे पब्लिक जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकती, एजिटेशंस नहीं कर सकती, उनको इलीगल घोषित कर दिया। मतलब डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतने रेस्ट्रेंट्स हैं कि वहाँ पे लोग अगर एजिटेशन नहीं कर सकते, तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम नहीं मान सकते कि डेमोक्रेसी ठीक है। बिकॉज अगर इलेक्शंस फ्री फेयर भी होते होंगे तो लॉ एब्सटेनिंग फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग प्रेसिडेंट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ उनको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ आल्सो इलीगल। टेलीविज़न एंड रेडियो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो आप देखें वो वही न्यूज़ चैनल न्यूज़ चला पाएंगे जो गवर्नमेंट की फेवर में होगी, रेडियो में वही न्यूज़ चलेगी जो गवर्नमेंट की फेवर में होगी। सो डेमोक्रेसी जो है उसका स्तर बहुत नीचे हो गया। दे आल्सो इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स। तो ये केस स्टडी है जिम्बाब्वे की। अब यहाँ से हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए इलेक्शंस फ्री फेयर भी हुए, बट इलेक्शन जीतने के बाद उनका लोगों के साथ ये व्यवहार है कि प्रोटेस्ट नहीं करने देते, एजिटेशन नहीं करने देते, कोर्ट जजमेंट्स को इग्नोर करते हैं, कोर्ट्स को सुपरमेसी नहीं है, तो फिर क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है? सो दिस इज़ another major question. So thus on the basis of this case study we observed that डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो डेमोक्रेसी जो है उसमें जो लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रह के उनको काम करना है। इफ़ दे गो बियॉन्ड दैट लिमिट्स, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है उसको फैब्रिकेट किया है, उसको डाउनग्रेड किया है, तो फिर डेमोक्रेसी वहाँ पे सस्टेन नहीं होती है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज़ इट स्पेसिफाइज एंड सेट्स द लिमिट्स टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, वहाँ तक ही आप जा सकते हो, उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। बट हमने ये जो जिम्बाब्वे की एग्जांपल पढ़ी, तो इसमें हमने देखा कि उन्होंने सिटीजन्स के राइट्स को भी वहाँ पे वायलेट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे भी वो आगे बढ़ गए हैं। तो ये वाला फीचर भी हम ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास एक डेमोक्रेसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि इलेक्टेड रूलर्स हैं। इन अ डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, राइट। The ultimate decision making power must rest with these rulers, ठीक है, and these rulers must have come through free and fair elections। और फिर वो रूलर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स में रह के काम करें। So we can now draw a broader meaning of democracy. Democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the मेजर डिसीजंस। इसमें क्या है कि रूलर्स जो हैं, जो लोगों ने इलेक्ट किए हैं, वही मेजर डिसीजंस लेते हैं आफ्टर डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस, डिबेट्स, राइट। उनका काम ही यही होता है। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। जो इलेक्शंस हैं वो सिटीजन्स को, जो पीपल हैं, उनको एक ऑप्शंस दें, अच्छे ऑप्शंस दें, चॉइसेस दें और फेयर अपॉर्चुनिटी दें कि वो एक बेस्ट कैंडिडेट को सामने लाएं और एक पावरफुल कैंडिडेट, इफ़ ही इज़ नॉट बेस्ट परफॉर्मर, तो उसको वो हरा भी सकें। एक रूलिंग पार्टी को हारने के और अपोजिशन को जीतने के बराबर चांसेस चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और ये जो अपॉर्चुनिटी और चॉइस है, ये न सिर्फ कुछ लोगों के पास हो बल्कि ये सभी के पास हो। सभी एथनिक ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, कास्ट, कलर्स, क्रीड, जेंडर, मेल, फीमेल, every 18+ citizen should have the equal rights.
द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सिटीजन्स राइट। अब ये सब ठीक ठाक है, बट फाइनली वो इलेक्टेड रूलर्स, वो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के काम करनी चाहिए, वो पावर्स का मिसयूज़ नहीं करने चाहिए। सो दिस इज़ द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई वी नीड दिस डेमोक्रेसी। ये हमारी लर्निंग आउटकम्स भी होंगी कि हमने जो डिस्कशन की कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ये डिस्कशंस के बाद डिसीजंस आते हैं, फ्री फेयर इलेक्शन से रूलर्स बनते हैं। तो अगर फ्री फेयर इलेक्शन से रूलर बनते हैं तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फिर हम एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाते होंगे डेमोक्रेटिक सेटअप में, जहाँ पे लोगों के द्वारा रूलर्स को फ्री फेयर इलेक्शंस में जो है इलेक्ट किया जाता है। देन फॉर श्योर जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट होती है और वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। इफ़ वी कंपेयर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू डिक्टेटरशिप, तो यू विल कम टू नो कि डिक्टेटरशिप में तो फोर्सफुली कोई रूलर है, राइट, वहाँ पे तो लोगों के ओपिनियन को कंसिडरेशन में लिया नहीं जाता है। सो यहाँ से हमें ये समझ आती है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज़ मोर अकाउंटेबल टू पीपल। द कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस अमंग द इलेक्टेड रूलर्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम ये कहते हैं कि डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, लोगों के ओपिनियन को कंसिडरेशन में लिया जाता है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो डिसीजंस लेंगे, अगर वो इतना टाइम लेते हैं डिसीजन करने में, तो वो डिसीजन की क्वालिटी जो है वो 100% अच्छी क्वालिटी के डिसीजंस होंगे। ये एक और हमने कंक्लूजन यहाँ पे निकाला। तो अगर फ्री फेयर इलेक्शन से इलेक्ट होके लोग आएंगे तो वो लोगों की डिग्निटी को, उनके स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, वो कभी उनको डाउनग्रेड नहीं करेंगे। तो इट आल्सो एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एकोमोडेट द कन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी में अलग अलग कम्युनिटीज़ के रूलर्स होंगे जिन्होंने कंटेस्ट किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जाती है। जैसा कि डिक्टेटरशिप या बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सप्रेस ओप्रेस करके ही कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जाता है। बट डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिकली ही कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जाता है। जैसे कि आपने बेल्जियम की एग्जांपल देखी कि कैसे उन्होंने एकोमोडेट किया था सोशल डाइवर्सिटीज़ को। So we can conclude that democracy is a form of government. It is a better form of government. हमने ये नहीं डिक्लेयर किया कि it is an ideal form of government, but it is a better form of government because ये वहाँ के citizens, वहाँ के लोगों की ओपिनियन से, उनके वोट से इलेक्ट हो के गवर्नमेंट बनती है। वो उनके ओपिनियन को कंसिडरेशन में लेके डिसीजंस करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, राइट। सो आई होप कि आप डेमोक्रेसी का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी एक सेटअप समझ गए हूँ कि डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स में किस तरीके से काम होता है, राइट। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।